गाइस, हाल ही में एक खबर आई जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये डिक्लेयर किया दैट इजराइल इज एट वॉर विद पैलेस्टीन। It's clear that they view Gaza's militant group Hamas spills into the fourth day. Israel is at war. It has come under terrorist attacks. At least 70 Israelis have been killed. और ये वॉर इजराइल ने स्टार्ट नहीं की है, ये वॉर स्टार्ट की गई है पैलेस्टीन के द्वारा। एंड एक्चुअली पैलेस्टीन नहीं, हमास काउंट के हिसाब से अब तक के 700 से ज्यादा लोगों की जान इसमें जा चुकी है। 1000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और बेघर हो गए। इजराइल में बहुत ही ज्यादा टेंस्ड माहौल है। हाल हमें यूक्रेन का देखने को मिल रहा था, इजराइल का भी कुछ वैसा ही हाल है। रातों रात लोगों के साथ रॉकेट्स गिरे कि एक समय पे आयरन डोम खुद कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। लगभग के 7,000 से भी ज्यादा रॉकेट आयरन डोम पे गिरे। दोनों कंट्रीज के रंजिश की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा पुरानी है। कहने को तो 75 साल पुरानी रंजिश है, लेकिन असलियत में देखा जाए तो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी रंजिश इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में चलती आ रही है। क्या है इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट के बीच का रीजन? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री को। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो का सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट है इजराइल पैलेस्टीन। यहाँ पर 3 रिलीजन के लोग हैं जो अपना क्लेम जमाते हैं। इन तीनों का ही क्लेम है एक एरिया पे जिसका नाम है जेरूसलम। जेरूसलम नाम का मतलब होता है सिटी ऑफ पीस, लेकिन अगर आज के समय में हम जेरूसलम की हालत देखें तो ये दुनिया की सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एंड कंट्रोवर्शियल एरिया है। ये बिल्कुल भी पीस में नहीं। आज के समय में पूरे 3 रिलीजन के लोग जेरूसलम पे अपना क्लेम जमाते हैं। वो इसे एक होली सिटी कंसीडर करते हैं। सबसे पहले तो ज्यूइश, जिन्हें यहूदी भी कहते हैं, ज्यूइश इसे अपना होमलैंड क्लेम करते हैं। यहीं से ही उनका ओरिजिन हुआ, ऐसा उनका मानना है। 1047 ईस्वी में यहाँ पे किंगडम ऑफ इजराइल था, जहाँ पे बेसिकली ज्यूइश राजा रूल करते थे और ये एरिया काफी ज्यूइश पॉपुलेटेड था। वहाँ के किंग ने इजराइल में सबसे पहले एक ज्यूइश टेम्पल बनाया, जो कि दुनिया का सबसे एंशिएंट टेम्पल भी माना जाता है, जिसे आज के समय में बोलते हैं टेम्पल माउंट। उसके बाद 586 BCE में इजराइल पे इन्वेजन हुआ बेबीलोन्स का। उसके बाद पर्शियन इन्वेजन हुआ एंड फाइनली वहां पर रोमन इन्वेजन। इसी दौरान इजराइल में रह रहे ज्यूइश लोगों में से एक इंसान उठ के आए, जिन्होंने एक नए रिलीजन की शुरुआत की, जिसे क्रिश्चियनिटी बोला गया। जीसस क्राइस्ट खुद एक ज्यूइश थे, लेकिन उन्होंने एक नए फेथ की शुरुआत की। उनकी बातों से लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और वो उन्हीं की साइड चल पड़े। एंड ऐसे ही शुरुआत होती है क्रिश्चियनिटी की। लोगों में क्रिश्चियनिटी के प्रति बढ़ते हुए इतने प्यार को लेकर वहाँ के लोग जो ज्यूइश थे वो काफी ज्यादा जेलस फील करने लग गए, जिस वजह से उन्होंने जीसस क्राइस्ट को असैसिनेट करवा दिया और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उस समय के बाद जितने भी क्रिश्चियन लोग थे उनकी नफरत जो थी वो ज्यूइश के प्रति बढ़ने लग गई। वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिसका असर हम वर्ल्ड वॉर 2 तक में भी देख सकते हैं। वही क्रिश्चियंस के खिलाफ ज्यूइश के मन में एक नफरत फैल गई कि इन्होंने हमारे गॉड को मारा है। ये हेट्रेड चलता रहा सालों साल तक। इवन ये हेट्रेड आज भी एग्जिस्ट करता है। क्रिश्चियन के लिए जेरूसलम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट का होमलैंड था। और अगर बात करें हम मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स के लिए जेरूसलम इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने मिराज की जर्नी, अपने हेवन की जर्नी वहीं से ही स्टार्ट की थी। और आज के समय में वहाँ पर एक डोम ऑफ रॉक भी बना है। ऐसा माना जाता है कि वहीं से ही प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने हेवन की जर्नी स्टार्ट की थी। इसीलिए जेरूसलम बनता है 3 रिलीजन के लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा सेक्रेड प्लेस, जिस पे हर कोई कंट्रोल पाना चाहता है। लोगों के मन में ज्यूइश के खिलाफ इतना ज्यादा हेट्रेड फैल गया था कि पूरी हिस्ट्री इस हेट्रेड से भरी हुई। क्रिश्चियंस ने क्रूसेडर्स लॉन्च किए सिर्फ इसलिए ताकि वो ज्यूइश पॉपुलेशन को खत्म कर सकें। बहुत सारी ज्यूइश के साथ एट्रोसिटीज हुई, उनका जेनोसाइड हुआ। ज्यूइश लोग अपने ही होमलैंड इजराइल से भागकर अलग अलग जगह चले गए। कोई यूरोप चला गया, कोई उस समय के ऑटोमन एम्पायर में जाकर उन्होंने शरण ली। ज्यूइश अपने घावों को भर ही रहे थे कि वहां पर एंट्री होती है हिटलर की। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और हिटलर की आइडियोलॉजी थी कि हमें प्योर ब्लडेड आयरन चाहिए और वो सख्त खिलाफ थे ज्यूइश के। कैसे पकड़ पकड़ के ज्यूइश को कंसंट्रेशन कैंप्स में मारा गया ये हम सब जानते हैं।
वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनके साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हुई थी। माना कि दुनिया बहुत बुरी है, लेकिन ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। जूइस को सिंपैथाइज किया गया, उन पे हो रही एट्रोसिटीज को लोगों ने नोटिस किया और साल 1896 में एक मोमेंट चलाया गया जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर हुआ, जिसका नाम था ज़ाओनिज्म। ज़ाओनिज्म मूवमेंट एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट ने चलाया था, जिसका मोटिव था जूइस के लिए एक सेपरेट कंट्री बनाना, क्योंकि उस समय जूइस अलग अलग देशों में माइग्रेट कर गए थे। उनके लिए कोई खुद का देश था ही नहीं और जूइस खुद की एक सेपरेट आइडेंटिटी मानते हैं। उनका कहना था कि जैसे हर देश में अपने रिलीजन एथनिसिटी के लोग एक कंट्री में रहते हैं, वैसे उनके लिए भी एक सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। बहरहाल मैं आपको ये बात बता दूं कि 18th सेंचुरी तक कोई इजराइल नहीं था, कोई पैलेस्टीन नहीं था, कोई गाजा पट्टी नहीं था और कोई वेस्ट बैंक भी नहीं। तो ऐसा करते करते जितने भी जूइस थे वो माइग्रेट करने लग गए पैलेस्टीन की साइड। तो देखिए, जो पैलेस्टीन था वो जेरूसलम के साथ में ही पड़ता था। उन्होंने पैलेस्टीन इसलिए चुना क्योंकि जेरूसलम के बाद उनका सेकंड होली और सेक्रेड सिटी ये पैलेस्टीन को मानते थे। और वर्ल्ड वॉर 1 से पहले 1914 से पहले के समय में जो पैलेस्टीन था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। पैलेस्टीन में बेसिकली काफी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी और कुछ क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी। उसके बाद वहां पर जूइस पॉपुलेशन ने भी माइग्रेट करना शुरू कर दिया। हालांकि इनिशियली जूइस को वहां पर शरण दी गई क्योंकि पैलेस्टीन और जो ऑटोमन एम्पायर का एरिया था वो बहुत ही ज्यादा लार्ज था, तो वहां पर किसी भी तरीके की रिलीजियस इनफाइटिंग देखने को नहीं मिलती। वो लोग काफी पीसफुली आपस में रहते थे, लेकिन लोगों को पीस में रहने की आदत ही कहाँ है। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर हार गया। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया। वहां पर अलग अलग रिलीजन के लोग, अरब्स, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, जूइस, सबको अपना एक सेपरेट होमलैंड चाहिए था, सबको अपना अपना एक देश बनाना था। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसे एक एज अपॉर्चुनिटी देखा। ब्रिटिश ने उन्हें ऑफर दिया कि हर रिलीजन के लिए अपनी अपनी एक अलग देश बनाया जाएगा। फ्रॉम 1914 टू 1948 ऑटोमन एम्पायर का जितना भी एरिया था, भले ही वो पैलेस्टीन हो या वो अरब्स हो, जूइस हो, उन सब पर रूल किया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। वहां पर हिटलर का इन्वेजन हो गया और उन्होंने कितना मास जेनोसाइड किया, दैट वी ऑल नो। देन जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को कलोनलाइज कर रखा था और उसके बाद 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गई, ठीक उसी तरीके से पैलेस्टीन इजराइल का जो एरिया था उसको भी ब्रिटिश ने कलोनलाइज कर रखा था। 1948 में ब्रिटिश वहां से भी चले गए और उनको आज़ादी मिल गई, लेकिन कौन सा देश और कौन से टेरिटरी का पार्ट किसका होगा ये तो पता ही नहीं था। इसीलिए यूएन ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया जिसपे उन्होंने इजराइल के पूरे एरिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहला था इजराइल, जिसमें 55% एरिया जो था वो इजराइल के नाम किया गया और वहां जो मैक्सिमम पॉपुलेशन रह रही थी इजराइल में वो जूइस थी। उसके बाद 45% एरिया दिया गया अरब्स को। अरब्स को बेसिकली पैलेस्टीन का रीजन दिया गया जहां पर अरब्स मुस्लिम रहते थे। लेकिन अगर आप ये देखें तो पैलेस्टीन का एरिया लगातार कम हुआ है। जितना पैलेस्टीन पहले था वो उतना अभी नहीं है और वो काफी ज्यादा श्रिंक कर गया है और वो एक बहुत ही ज्यादा छोटी टेरिटरी बन के रह गया है आज के समय में। इसके अलावा जो जेरूसलम का होली एरिया था वो किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है, वो सीधा यूएन के कंट्रोल में है, क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उस पर 3 रिलीजन के लोग अपना क्लेम जमाते हैं। इसीलिए यूएन ने उसको डायरेक्टली किसी को उस पर हक ना देते हुए उसे अपने पास रखा है। अगर हम पैलेस्टीन और इजराइल के अलावा बात करें मैप की, तो यहाँ पे 2 एरियाज और आते हैं। एक है गाजा स्ट्रिप, जिसको गाजा पट्टी भी बोलते हैं। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि गाजा पट्टी के इस इलाके पर बम्बार्डमेंट हुई है और गाजा पट्टी ने इजराइल के इस इलाके पे वॉर कर दिया। तो ये गाजा स्ट्रिप बेसिकली है क्या? गाजा स्ट्रिप पे बेसिकली किसी कंट्री या कोई अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है। इस पे अथॉरिटी है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको हमास बोला गया है। हाँ, ये वही हमास है जिसने आज के समय में इजराइल के आयरन डोम पे इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट की है और ये कारण बना है इसी युद्ध का। ये बेसिकली एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उस एरिया पे कंट्रोल करती है और इनका एम है इजराइल को नक्शे से हटा देना, जबकि पूरी दुनिया मानती है कि हमास ग्रुप को खत्म कर देना चाहिए, बिकॉज इट इज अ टेररिस्ट ग्रुप। इट इज डिक्लेयर्ड बाय यूएन, यूएसए और बाकी बड़े देशों ने भी ये डिक्लेयर किया है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा वेस्ट बैंक के एरिया की बात करें तो इसको पैलेस्टीन की एक ऑर्गेनाइजेशन है PLO रेगुलेट करती है, लेकिन ये हमास की तरह नहीं है। ये एक नॉन वायलेंट पार्टीज है जो कि अपना कंट्रोल उस एरिया पर जता रही हैं और जताना चाहती हैं।